हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन का टॉपिक मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ये हमारे एनसीईआरटी पेज नंबर 142, 143 और 144 को कवर करेगा। ये चैप्टर बेसिकली 10th क्लास से पहले आप लोगों ने कभी नहीं पढ़ा है। आपको इसके बारे में ज्यादा नॉलेज ऑब्वियसली नहीं होगी। ये आपके लिए एक बिल्कुल नया चैप्टर है, नया टॉपिक है, पेंडल मोनोहाइब्रिड क्रॉसिंग एंड ऑल दिस जेनेटिक्स पार्ट। सो ऑब्वियसली मैं इस टॉपिक में, इस चैप्टर में आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि मोनोहाइब्रिड क्रॉसिंग मेंडल ने कैसे की थी, क्या किया था और ये क्या होता है। और हम इस वीडियो में इस बार सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं, हम इस टॉपिक से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमारे एग्जाम्स में आते हैं, हम उन क्वेश्चंस को भी कवर अप करेंगे। अगेन इस टॉपिक को, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप एक कॉपी और पेंसिल अपने हाथ में लेके बैठो, तभी आपको ये चीज ज्यादा अच्छे से क्लियर होगी। जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इंपॉर्टेंट चीजें, आप उसको नोट डाउन कर लेना। नहीं, सो हम स्टार्ट करते हैं विद द चैप्टर हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। कम टू पेज नंबर 142। 142 पे you can see first the chapter is heredity and evolution। तो आपको पता होना चाहिए हेरिडिटी क्या होता है और एवोल्यूशन क्या होता है। ठीक है, एवोल्यूशन टॉपिक को हम लोग बाद में कवर करेंगे, तो अभी हम हेरिडिटी की बात करते हैं। आपने ये टर्म सुनी होगी, हेरिडिटी। हेरिडिटी मीन्स कि एक पेरेंट से जब नेक्स्ट जनरेशन में कोई ट्रेट सिमिलर होता है तो हम बोलते हैं जी जेनेटिक है, हेरिडिटी है। अगर किसी के पेरेंट्स की हाइट लंबी है और बच्चों की भी हाइट लंबी है तो हम कहते हैं हेरिडिटी है इनके घर में। सो दैट इज कॉल्ड हेरिडिटी। हेरिडिटी इज समथिंग जो पेरेंट से अपनी अगली जनरेशन में ट्रांसफर होती है। दैट इज द थिंग, हेरिडिटी। फाइन। द फर्स्ट टॉपिक इज, अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो उसमें सबसे पहले आपका एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। दिस इज थोड़ा सा आपका जो रिप्रोडक्शन वाला टॉपिक आपने, चैप्टर आपने इससे पहले पढ़ा था, ये उसी का ही थोड़ा सा रिकैप है, क्योंकि ये चैप्टर उसी के आगे ही लिंक्ड है। ये टॉपिक आपको क्या कह रहा है, आपने रिप्रोडक्शन में किया था डिटेल में कि रिप्रोडक्शन दो टाइप्स के हैं, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, टू डिफरेंट टाइप ऑफ गेमीट्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल गेमीट एंड फीमेल गेमीट। क्योंकि उसमें दो डिफरेंट गेमीट्स इन्वॉल्व है, तो उनके अंदर जो वेरिएशन है, जो डिफरेंसेस है, जो हमें वेरिएशंस दिखाई देते हैं, जो शायद पेरेंट में नहीं है पर नेक्स्ट जनरेशन में है। कभी कभी पेरेंट्स की हाइट लंबी है पर बच्चों की हाइट छोटी हो जाती है, दिस इज द वेरिएशन। कभी कभी पेरेंट्स का कॉम्प्लेक्शन फेयर है पर बच्चों का वीटिश है, सो दैट इज द वेरिएशन। तो ये जो वेरिएशन है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें ज्यादा दिखाई देता है। और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसके अंदर एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, इट मींस एक सिंगल टाइप का ही डीएनए इन्वॉल्व है, दो गैमीट्स नहीं है, दो अलग अलग डीएनए नहीं है, तो अगली जो जनरेशन होती है वो काफी ज्यादा एग्जैक्टली सेम कॉपी होती है अपने पेरेंट्स की, बट थोड़ा बहुत वेरिएशन उनके अंदर आता है एट द टाइम ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। जब डीएनए की कॉपी बनती है उस टाइम पे थोड़ा सा माइनर सा चेंज उसके अंदर आ जाता है, जिससे वेरिएशन आता है एक एसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी, जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। फाइन। तो यहाँ पे उसने ये बोला है कि एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया डिवाइड हो रहा है, एंड यू कैन सी हियर, यहाँ ब्लू 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 कलर है प्रोटीन्स, और यू कैन से एनीथिंग जो भी उसके स्ट्रक्चर पे है। नेक्स्ट जनरेशन में वो रेड हो गई, इट मींस वेरिएशन आ गया, यहाँ पे कोई और वेरिएशन आ गया। और ये वेरिएशन क्यों आते हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ ड्यूरिंग द कॉपिंग ऑफ डीएनए। जब डीएनए की कॉपी बनती है, जब रेप्लिकेशन होता है, तो उससे वेरिएशन आते हैं। अब ये जो वेरिएशन है, डू ऑल दीज वेरिएशन इन अ स्पीशीज हैव इक्वल चांसेस ऑफ सर्वाइवल? क्या ये वेरिएशंस जो आ रहे हैं, क्या इनके चांसेस इक्वल है कि ये सब इक्वली सर्वाइव कर पाएंगे इस एनवायरमेंट में? देन दिस इज नॉट, नो, ऑब्वियसली। कभी कभी कुछ वेरिएशन ऑब्वियसली बहुत अच्छे होते हैं, जिसको हम डिटेल में करेंगे एवोल्यूशन वाले टॉपिक में। ये जो हमारी चीज है ये एवोल्यूशन से ज्यादा रिलेट करती है कि ये जो वेरिएशंस है ये एवोल्यूशन कॉज करते हैं। अगर हमारे एनवायरनमेंट में, अगर हमारे नेचर में
कोई एनवायरनमेंट चेंज हो गया है, टेम्परेचर बढ़ गया है या एनीथिंग, कुछ भी ऐसा है, तो उसमें अडेप्ट होने के लिए ये वेरिएशंस हमें हेल्प कर सकते हैं. सो दिस इज द थिंग विच कम्स इन एवोल्यूशन पार्ट. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मेन थिंग यहाँ पे मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस से विद द टॉपिक हेरिडिटी. फाइन. सो व्हाट इज बेसिकली हेरिडिटी? हेरिडिटी इज समथिंग जो पेरेंट्स से हमने बात किया नेक्स्ट जनरेशन में, अगली जनरेशन में जा रहा है. तो ये चीज सबसे पहले देयर वाज अ साइंटिस्ट ग्रिगोर जॉन मेंडल. मेंडल एक सबसे पहले एक साइंटिस्ट था जिसने इस चीज के बारे में सोचा. उसने देखा कि जो हेन है, रोस्टर है, उसका जो बेबी है चिक, उसका उसके करेक्टर्स, उसके फीचर्स, वो जैसा दिखाई देता है वो अपने पेरेंट्स जैसा ही है. काव और बुल का बेबी, वो भी अपने पेरेंट्स जैसे करेक्टर ही शो कर रहा है. सिमिलरली कब, टाइगर कब, वो भी अपने पेरेंट्स जैसे करेक्टर शो कर रहा है. ऑब्वियसली एग्जैक्टली सेम कॉपी नहीं है क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वेरिएशन होगा. दो डीएनए इन्वॉल्व है, एक मदर का एक फादर का, तो कुछ ट्रेट्स मदर से आए हैं, कुछ ट्रेट फादर से आए हैं. बट एक एक सिमिलैरिटी की अगर हम बात करें तो कभी ऐसा नहीं है कि ये कैट का बेबी डॉग जैसा दिख रहा है. कैट का बेबी कैट जैसा दिखता है, डॉग का बेबी डॉग जैसा दिखता है, टाइगर का बेबी टाइगर जैसा दिखेगा, लायन का बेबी लायन जैसा दिखेगा. फाइन. तो इसके बारे में सबसे पहले किसने सोचा? ग्रिगोर जॉन मेंडल ने. उसने बोला कि ऐसा क्या है, इट मींस अगर किसी की नेक्स्ट जनरेशन में जो ट्रेट्स हैं, जो फीचर्स है, जो करेक्टर्स हैं, वो करेक्टर्स उनके पेरेंट्स जैसे ही है, कि वो वैसे से ही दिख रहा है, तो इट मींस पेरेंट के अंदर कुछ ऐसा है जो अगली जनरेशन में जा रहा है. देयर इज समथिंग इन द पेरेंट जनरेशन, इन द पेरेंट्स, जो उसकी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो रहा है और नेक्स्ट जनरेशन को अपने पेरेंट्स जैसा सिमिलर बना रहा है. तो मेंडल ने अपनी जो रिसर्च स्टार्ट की वो इसी चीज पे की कि ऐसा क्या है, और कि ऐसा कुछ है जो अगली जनरेशन में जा रहा है. सिर्फ बोलने से तो कुछ नहीं होता, प्रूफ चाहिए कि पेरेंट्स में कुछ ऐसा है जो अगली जनरेशन में गया और अगली जनरेशन को अपने पेरेंट्स जैसा उसने बनाया, उसके फीचर्स वैसे थे. तो मेंडल ने उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया. मेंडल ये नहीं बता पाया हमें कि वो क्या था. मेंडल को ये नहीं पता चला कि एक्चुअल में वो पेरेंट्स में ऐसी क्या चीज है जो अगली जनरेशन में गई, पर कुछ है वो उसने प्रूफ कर दिया. ठीक है. तो आज हम पढ़ेंगे कि ये चीज मेंडल ने कैसे प्रूफ की. सो देयर आर टू एक्सपेरिमेंट्स जिसमें हम पहले आज करेंगे मेंडल मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जो मेंडल का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था, जिसके बेसिस पे मेंडल ने ये प्रूफ किया कि दैट देयर इज समथिंग इन द पेरेंट जो नेक्स्ट जनरेशन में जाता है. राइट. सो मेंडल ने कहा देयर इज समथिंग जो पेरेंट से बेबी में नेक्स्ट जनरेशन में जा रहा है. अब वो क्या है उसको ढूंढो. कम टू पेज नंबर 144. 144 पेज पे ये आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉसिंग गिवन है, जो ऑब्वियसली आपको एक बार रीड करने से इतना अच्छा नहीं समझ आएगा क्योंकि आप इसको फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, आपने 10th क्लास से पहले ये चीज कभी पढ़ी नहीं है. तो हम लोग इसको अच्छे से इसका डायग्राम के साथ डिटेल में समझेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली चीज, मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, उसने जो भी एक्सपेरिमेंट प्लान किया जो हम अभी करेंगे, उसके लिए उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स थी. उसके लिए उसको एक ऑर्गेनिज्म को चूज करना था जिसके ऊपर वो एक्सपेरिमेंट करे, उसको पेरेंट बनाए और उसकी अगली जनरेशन को देखे. और उसके लिए मेंडल ने चूज किया पी प्लांट. पी मतलब मटर, मटर का प्लांट जिसका साइंटिफिक नेम है पाइसम सेटिवम. तो आपको ये आना चाहिए पाइसम सेटिवम, जो इसका साइंटिफिक नेम है. तो मेंडल ने पी प्लांट को क्यों चूज किया? फर्स्ट क्वेश्चन. तो आपका सब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि मेंडल ने पी प्लांट क्यों चूज किया. सो देयर आर वेरियस रीजंस. नंबर 1, उसको एक ऐसा प्लांट चाहिए था जिसके फ्लावर्स बाइसेक्सुअल हो. आपने रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ा है, वो फ्लावर जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होती है, स्टेमेन और पिस्टिल, उन फ्लावर्स को हम बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं. तो इसलिए मेंडल ने पी प्लांट चूज किया क्योंकि पी प्लांट में के जो फ्लावर्स थे वो बाइसेक्सुअल थे और उसको बाइसेक्सुअल फ्लावर्स चाहिए थे
सो दैट वो फ्लावर्स सेल्फ पॉलिनेशन भी कर सके और क्रॉस पॉलिनेशन भी कर सके। उसको जो एक्सपेरिमेंट करना था उसमें सेल्फ पॉलिनेशन भी रिक्वायर्ड था और क्रॉस पॉलिनेशन भी। राइट। थर्ड थिंग इज डिफरेंट फिजिकल कैरेक्टर्स वर इजी टू रिकॉग्नाइज एंड स्टडी। पी प्लांट के अंदर कुछ करेक्टर्स थे, जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं मेंडल ने पी प्लांट में 7 डिफरेंट करेक्टर्स, करेक्टर्स का मतलब होता है ट्रेट्स, ट्रेट्स करेक्टर्स, जैसे मटर का, पी का सीड का शेप, शेप ऑफ सीड राउंड रिंकल्ड। जो पी प्लांट होता है उसके अंदर जो मटर था वो या तो राउंड शेप के थे या रिंकल्ड थे। जो उसमें सीड का कलर था वो या तो येलो था या ग्रीन था। और मेंडल को ये चीज बहुत जरूरी थी अपने एक्सपेरिमेंट में, उसको ऐसे ट्रेट्स चाहिए थे जिसमें सिर्फ 2 ही करेक्टर्स शो हो। सीड शेप, शेप 2 ही तरह की है, कलर 2 ही तरह के है, पॉड जो उसका छिलका होता है उसकी जो शेप है वो इन्फ्लेटेड है और कंस्ट्रिक्टेड है, ये 2 ही तरीके की थी बस। पॉड का कलर या ग्रीन है या येलो है, फ्लावर, उस प्लांट के फ्लावर्स का कलर पर्पल है या वाइट है, कोई तीसरा नहीं है। तो ये उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि उसको ऐसे ट्रेट्स चाहिए थे जिस ट्रेट में सिर्फ 2 करेक्टर ही शो हो, या ये हाइट, साइज ऑफ प्लांट, टॉल या ड्वार्फ, दैट्स इट। तीसरा कोई हाइट नहीं है, कोई मीडियम हाइट नहीं है, हम ह्यूमन बींग्स की तरह नहीं कि 6 फीट 5'11", 5'10", 5'9", 4 फीट 5'1", वेरिएशंस नहीं है, या टॉल या ड्वार्फ, दैट्स इट। सो दैट इज वाई उसने उसने उसको पी प्लांट में ऐसे 7 करेक्टर्स मिले जिसमें सिर्फ दो ही करेक्टर्स शो हो रहे थे, दो ही फीचर्स शो हो रहे थे। So these are the traits or the characters: plant size, flower location, color, time. और ये फिजिकल ट्रेट्स बहुत इजीली दिखाई दे रहे थे, रिकॉग्नाइज किए जा सकते थे। They have 7 pairs of contrasting traits. These are the contrasting traits. Contrasting traits. नहीं, तो इसमें 7 pairs थे ये contrasting traits के। और इनका जो पी प्लांट का जो लाइफ स्पैन होता है वो छोटा होता है, तो इसलिए ये प्लांट जल्दी जल्दी ग्रो हो सकते थे। विद इन 6 मंथ्स वो अपना एक्सपेरिमेंट को आगे लेके जा सकता था मेंडल, 6 मंथ्स में उसको अगली जनरेशन भी मिल जाती। सो दैट इज वाई उसने पी प्लांट को चूज किया। सो दीज आर सम रीजंस कि उसने पी प्लांट क्यों चूज किया, जो 3 मार्क्स में क्वेश्चन आपका आता है। राइट। अब हम समझते हैं कि मेंडल ने एक्सपेरिमेंट में किया क्या था। व्हाट इज मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉसिंग। यहाँ पे देखो मेंडल ने क्या किया। मेंडल ने एक ट्रेट चूज किया, लाइक हाइट ऑफ प्लांट, राइट, जैसे ये था प्लांट साइज, टॉल, ड्वार्फ। तो उसने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और एक प्लांट लिया जो टॉल था। बाकी किस चीज का क्या करेक्टर था मैटर नहीं करता, वो सिर्फ एक ही करेक्टर के ऊपर फोकस कर रहा था, विच इज द हाइट ऑफ द प्लांट। क्योंकि इसमें एक ही करेक्टर पे फोकस हो रहा था, दैट इज वाई इसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोला गया। राइट। हाइब्रिड क्या होता है, जब 2 जनरेशन का मिक्सचर कुछ बनता है तो उसे हाइब्रिड बोलते हैं। तो यहाँ पे ये दो पेरेंट्स का, दो, एक मेल और फीमेल का जो नेक्स्ट जनरेशन बनता है वो हाइब्रिड होता है, मिक्सचर उन दोनों का। तो यहाँ पे एक पेरेंट ये था और एक पेरेंट, एक मेल और फीमेल का नेक्स्ट जनरेशन मिक्सचर बन रहा था, तो इसलिए इसको हाइब्रिड टर्म दी गई। सो दिस इज मेंडल्स मोनोहाइब्रिड एंड क्रॉसिंग, इसमें क्रॉस किया गया। तो मेंडल ने बेसिकली किया क्या, मेंडल ने एक टॉल प्लांट लिया, पी का, मटर का, जिसकी हाइट ऑब्वियसली लंबी थी, ठीक है, और इस प्लांट को एक ड्वार्फ प्लांट के साथ, जिस प्लांट की हाइट छोटी थी, उसके साथ क्रॉस कर दिया। पी प्लांट में ये 2 ही करेक्टर है हाइट के, टॉल या ड्वार्फ, मीडियम हाइट कुछ नहीं होती। फाइन। इन दोनों को आपस में क्रॉस किया। क्रॉस करने का मतलब क्या है कि इसके पॉलन ग्रेन्स इसके स्टिग्मा पे स्टिक करवा दिए, और यू कैन से इसका मेल गैमीट इसके फीमेल के साथ फ्यूज हो गया, और यू कैन से इसका मेल गैमीट लेके हम इसके फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज करवा सकते हैं। तो आप कुछ भी कर लो, इधर वे दोनों ही सेम रिजल्ट देंगे। तो हमने एक के पॉलन ग्रेन ले लिए और एक का स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ओवरी में फीमेल गैमीट। तो हमने फर्टिलाइजेशन करवाया है इस प्लांट और इस प्लांट का। तो मेंडल ने जब इसकी नेक्स्ट जनरेशन बनी, फर्टिलाइजेशन से सीड्स आए, सीड से सीड्स को सॉइल में डाला,
नेक्स्ट जनरेशन बनी, वो जो नेक्स्ट जनरेशन थी, व्हाट मेंडल ऑब्जर्व्ड कि अगर एक प्लांट टॉल था और दूसरा प्लांट ड्वार्फ था, छोटी हाइट का था, तो उससे जो नेक्स्ट जनरेशन बनी वो सब ऑल टॉल थे, सारे के सारे टॉल थे। एक भी प्लांट ऐसा नहीं मिला जिसमें ड्वार्फ का करेक्टर आया। फाइन, ऐसा एक भी प्लांट नहीं था जिसमें जो छोटा बनाओ जो ड्वार्फ बनाओ सारे टॉल थे। अब मेंडल को समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। मेंडल ने क्या किया, इसी प्लांट को जो उसे मिला F1 जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन, इसी प्लांट को सेल्फ पॉलिनेशन कर दिया। दिस वाज क्रॉस पॉलिनेशन। अब उसने इसी प्लांट की सेल्फ पॉलिनेशन कर दी, मतलब इसी के पॉलन ग्रेन्स इसी के स्टिग्मा पे स्टिक करवा दी। तो वही जीन्स, उसी प्लांट के जीन्स ही इन्वॉल्व है, उसी प्लांट का ही डीएनए इन्वॉल्व होगा, और कोई डीएनए बाहर से तो नहीं आएगा। तो यहाँ पे जब सेल्फ पॉलिनेशन करवाई तो इससे उसे नेक्स्ट जनरेशन मिली, और उसके अंदर टॉल प्लांट भी थे और ड्वार्फ प्लांट भी थे, इन द रेशो 3:1। ऑब्वियसली उसने कोई 4 प्लांट्स नहीं ग्रो किए थे, बहुत सारे प्लांट्स ग्रो किए, और जब उसकी रेशो निकाली तो वो रेशो क्या मिली, 3:1। 3 प्लांट्स इट मीन 700, अगर 1000 प्लांट्स थे तो 700 टॉल थे और 300 ड्वार्फ थे। राइट, तो 3:1 की रेशो में बेसिकली उसको टॉल और ड्वार्फ प्लांट्स मिले नेक्स्ट जनरेशन के अंदर। तो ये तो ऑब्जर्वेशन थी, ये तो वो चीज थी जो वो ऑब्जर्व कर सकता था। इसको एक्सप्लेन कैसे किया मेंडल ने, इसी चीज को मेंडल ने इसकी एक्सप्लेनेशन क्या दी। देखो, मेंडल ने बोला कि ये जो टॉल प्लांट है, इस टॉल प्लांट को के अंदर कुछ है, देयर इज समथिंग इन द टॉल प्लांट एंड इन द ड्वार्फ प्लांट, जो अगली जनरेशन में गया, पर ड्वार्फ का जो करेक्टर था वो इसके अंदर जाके छुप गया। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन करवा के जब अगली जनरेशन मिली और हमें उसमें टॉल और ड्वार्फ दोनों मिला, तो उस चीज ने ये बताया मेंडल को कि ये करेक्टर कहीं खो नहीं गया था, ये इसके अंदर छुप गया था, जो अगली जनरेशन में फिर दिखाई देने लगा। इट मीन्स ये कहीं गया नहीं था, ये तो इसमें छुपा हुआ था। इसीलिए उसने सेल्फ पॉलिनेशन करवाई, देखने के लिए कि क्या इसके अंदर ये ड्वार्फ का करेक्टर छुप गया है, कहाँ गया ये करेक्टर। वो नेक्स्ट में दिखा, इट मीन्स वो छुपा हुआ है। तो ऐसा क्यों हुआ, तो मेंडल ने इसके लिए क्या एक्सप्लेनेशन दी। मेंडल ने कहा कि देयर इज समथिंग इन टॉल प्लांट, मुझे नहीं पता क्या, इट कैन बी कार्बोहाइड्रेट, इट कैन बी प्रोटीन, इट कैन बी डीएनए, इट कैन बी आरएनए, पता नहीं। तो मेंडल ने कहा कुछ तो है, देयर इज समथिंग। उसको मेंडल ने टी से रिप्रेजेंट किया, कैपिटल टी, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। हम यहाँ पे टी की टर्म क्यों, लेटर क्यों यूज कर रहे हैं, आपको वो लेटर यूज करना है जो आपको F1 जनरेशन में मिलता है। यहाँ पे F1 जनरेशन में ऑल टॉल है, जब ये ऑल टॉल है तो आप यहाँ से लेटर यूज करोगे टी। अगर आपको ऑल ड्वार्फ मिलते हैं तो आप डी यूज करते हैं। ठीक है, तो हम इसमें इसके टॉल के लिए टी और ड्वार्फ के लिए डी नहीं यूज करेंगे, कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो मेंडल ने क्या किया, टॉल को जो करेक्टर F1 में दिख रहा है उसको कैपिटल लेटर से यूज किया, और जो F1 जनरेशन में नहीं दिख रहा, छुप गया है, उसको स्मॉल लेटर से यूज किया। ठीक है, और मेंडल ने यहाँ पे बोला कि हर एक प्लांट में इसके, जैसे टॉल है, ये टॉल प्लांट है, तो इसके 2 फैक्टर्स होंगे, एक फैक्टर नहीं, कैपिटल टी एंड कैपिटल टी। कैपिटल टी सिंगल नहीं लिखा, 3 कैपिटल टी भी नहीं लिखे। क्यों, अगर ऐसा करते तो हमें ये रिजल्ट नहीं मिलता 3:1 का। अभी देखते हैं क्यों। तो हमें ये रिजल्ट नहीं मिलता, ये रिजल्ट हमें तभी मिलेगा जब हम यहाँ पे डबल कैपिटल टी स्मॉल टी लिखेंगे। तो मेंडल ने कहा इट मींस पेरेंट्स के अंदर या हर एक प्लांट के अंदर किसी भी करेक्टर के 2 फैक्टर प्रेजेंट होते हैं। 2 फैक्टर, एक नहीं 2 फैक्टर्स। उसने इसको टर्म दी थी फैक्टर्स। राइट, अब पेरेंट में टॉल प्लांट में कैपिटल टी है, तो ड्वार्फ में स्मॉल टी है। मेंडल ने कहा कि पेरेंट गैमीट्स बनाएंगे। अगर हम प्लांट की बात करें तो 2 टाइप के 2 पॉलन ग्रेन्स बने यहाँ पे। राइट, और यहाँ पे क्या बना हमारा, एग सेल्स बने। ये जो पेरेंट के पॉलन ग्रेन्स थे, अगर हम इसके पॉलन ग्रेन ले रहे हैं और इसका एग ले रहे हैं, तो इसके पॉलन ग्रेन्स पे मेंडल ने बोला था कि जब गैमीट्स बनते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट,
जब गेमीट्स बनते हैं ना, तो ये जो दो फैक्टर्स हैं ये सेग्रीगेट हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। एक फैक्टर इसमें जाएगा तो दूसरा फैक्टर दूसरे गेमीट में जाएगा। ये दोनों कभी भी सेम गेमीट में नहीं जाते। तो एक कैरेक्टर के दो फैक्टर्स होते हैं और वो फैक्टर्स एट द टाइम ऑफ गेमीट फॉर्मेशन हमेशा सेग्रीगेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, अलग अलग गेमीट्स में जाते हैं। सिमिलरली स्मॉल टी इसमें गया तो स्मॉल टी दूसरे वाला इसमें जाएगा, ये दो अलग अलग एग में चले गए, राइट। अब इनको क्रॉस किया, ये पॉलन ग्रेन इस एग के साथ फ्यूज हुए, तो हम एक टेबल बना सकते हैं, दिस इज कॉल्ड पूनेट स्क्वायर, इसको बोलते हैं पूनेट स्क्वायर। आप भी इसको ड्रॉ कर लो और आप एग्जाम्स में इसी पूनेट स्क्वायर से ही इस चीज को एक्सप्लेन करना। यहाँ पे मैंने लिख दिया पॉलन ग्रेन्स, कैपिटल टी, एंड ये मैंने एग सेल्स लिख दिए स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। कैपिटल टी ये पॉलन ग्रेन इस गेमीट के साथ, फीमेल गेमीट के साथ, एग के साथ फ्यूज हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो हमें नेक्स्ट जनरेशन में क्या मिलेगा, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। अगली जनरेशन में कौन से फैक्टर्स जाएंगे, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। अगर ये पॉलन ग्रेन इस एग के साथ फ्यूज हुआ तो भी हमें क्या मिलेगा, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। नेक्स्ट जनरेशन में जो फैक्टर्स जाएंगे वो ये दोनों जाएंगे। अगेन ये पॉलन ग्रेन इसके साथ फ्यूज हो सकता है, ये पॉलन ग्रेन इसके साथ फ्यूज हो सकता है। हर केस में जो अगली जनरेशन बनेगी उसमें एक कैपिटल टी जाएगा और एक स्मॉल टी जाएगा। और मेंडल ने देखा था कि जो नेक्स्ट जनरेशन थी इनकी वो ऑल टॉल थी, तो यहां से मेंडल ने कंक्लूड किया इट मींस कैपिटल टी इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल टी। अगर किसी प्लांट में दोनों कंडीशंस है, कैपिटल टी भी है स्मॉल टी भी है, तो स्मॉल टी मतलब कि ड्वार्फ वो रिसेसिव होगा, वो छुपा रहेगा, एक्सप्रेशन नहीं देगा। और एक दूसरा फैक्टर विच इज टॉल वो डोमिनेंट कहलाएगा, दूसरे की प्रेजेंस में एक्सप्रेशन वो दे रहा है, इसे बोलेंगे डोमिनेंट। सो टॉल इज डोमिनेंट ओवर द ड्वार्फ। हो सकता था कि ड्वार्फ डोमिनेंट होता टॉल पे, बट नेचर में ऐसा नहीं है। नेचर में यही था कि टॉल ड्वार्फ पे डोमिनेंट था, तो हम इसको ऐसे ही पढ़ रहे हैं। सो टॉल डोमिनेंट है ड्वार्फ पे, इसलिए जो अगली जनरेशन थी, क्योंकि वो ऑल कितने भी प्लांट्स बना लो, अगर आपने वो प्लांट इस टॉल और इस ड्वार्फ से बनाए हैं और ये टॉल ऐसा टॉल है जिसमें स्मॉल टी नहीं है, दोनों ही कैपिटल टी है, वो होमोजाइगस टॉल है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस कंडीशन। तो आपको नेक्स्ट जनरेशन में ऑल टॉल ही मिलेंगे, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। इसमें कैपिटल टी ही हमेशा एक्सप्रेशन देगा और प्लांट हमेशा टॉल होगा। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, अगर हम आगे देखें नेक्स्ट जनरेशन में देखें टी विच इज F2 नेक्स्ट जनरेशन, तो हमने क्या किया, हमने इसकी सेल्फ पॉलिनेशन करी। इस टॉल प्लांट की मेंडल ने सेल्फ पॉलिनेशन करवाई, ये देखने के लिए कि कहीं ड्वार्फ का कोई फैक्टर छुपा हुआ है क्या। तो यहां से उसे पता चला दिस इज कैपिटल टी स्मॉल टी। तो जब इसके गैमीट्स बनेंगे, ये प्लांट है, जब इसके गैमीट्स बनेंगे तो सेग्रीगेशन होगा, सेम ऐसे ही। और जब सेग्रीगेशन होगा तो एक कैपिटल टी इधर जाएगा एक गैमीट पे, तो स्मॉल टी दूसरे गैमीट पे। सेल्फ पॉलिनेशन है तो एग जो होगा वो भी ऐसा ही होगा, सेम। So we have capital T small t as pollen grain male gamete and capital T small t as female gamete. अब पॉसिबिलिटी है कि ये पॉलन ग्रेन कैपिटल टी वाला इस एग के साथ फ्यूज हो जाए, तो हमारा जो नेक्स्ट प्लांट होगा वो कैपिटल टी होगा। पॉसिबिलिटी है कि हमारा कैपिटल टी ये और स्मॉल टी ये फ्यूज हो जाए। आप लिखोगे स्मॉल टी हमेशा बाद में, कैपिटल टर्म हमेशा पहले लिखी जाएगी क्योंकि वो डोमिनेंट है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे मत लिखना कि स्मॉल टी एंड कैपिटल टी, लिखोगे आप ऐसे ही कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हो सकता है। इट कैन बी कि अगली जनरेशन में ये स्मॉल टी और ये कैपिटल टी फ्यूज हो जाए, ये पॉलन ग्रेन और ये एग, तो क्या मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। और ये हो सकता है कि ये पॉलन ग्रेन और ये एग फ्यूज हो जाए, तो क्या मिलेगा, स्मॉल टी। इन कंडीशंस में अगर आप देखते हो तो यू कैन सी कि ये जो कैपिटल टी वाला प्लांट होगा, ये एक्सप्रेशन किसका देगा, टॉल का, क्योंकि इसके पास सिर्फ टॉल वाले फैक्टर्स ही है, तो ये प्लांट हमारा टॉल बनेगा।
अगर हम इसकी बात करते हैं या हम इसकी बात करते हैं, दोनों में कैपिटल टी स्मॉल टी है, और अभी हमने पढ़ा कैपिटल टी इज डोमिनेट ओवर स्मॉल टी, तो कैपिटल टी जो है वो टॉल का एक्सप्रेशन देता है। तो ये मुझे क्या देगा, ये जो दोनों प्लांट्स होंगे ये भी हमारे क्या होंगे, टॉल। तो बेसिकली मेरे पास 3 प्लांट्स टॉल होंगे, ये 3 प्लांट्स। पर ये जो लास्ट ये वाला प्लांट है, एक प्लांट ऐसा होगा जिसमें कैपिटल टी नहीं है, दोनों फैक्टर्स रिसेसिव है, ड्वार्फ वाले हैं। तो ये जो प्लांट होगा ये क्या बनेगा, ड्वार्फ। तो यहां से मेंडल ने प्रूव किया कि हाँ देयर इज समथिंग इन द प्लांट, क्या है पता नहीं, कुछ तो है पेरेंट में जो अगली जनरेशन में जा रहा है, F1 जनरेशन में जाके छुप रहा है, और अगली जनरेशन में F2 में फिर से बाहर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मेंडल ने 2 चीजें बताई, 2 लॉज को एक्सप्लेन किया। उन लॉज को पढ़ने से पहले आपको एक चीज और पता होनी चाहिए। वन थिंग इज फिनोटिपिक रेशो, ये एग्जाम में जरूर आता है, फिनोटिपिक रेशो एंड जीनोटिपिक रेशो। फिनोटिपिक रेशो क्या होती है, फिनो मतलब फिजिकल अपीयरेंस, कि वो देखने में कैसा है। तो फिजिकल अपीयरेंस में 3 प्लांट यहाँ पे F2 जनरेशन में टॉल है और एक प्लांट ड्वार्फ है। तो आप क्या रेशियो लिखोगे, 3:1, 3 टॉल 1 ड्वार्फ। जीनोटिपिक रेशियो का मतलब है जीन्स, दीज आर बेसिकली द एलील्स, द जीन्स, एक्सप्रेशन, कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स कौन देता है, जीन्स, जो अब हमें पता है, पहले नहीं पता था मेंडल को। तो जीनोटिपिक रेशियो क्या होती है, इसके जीन्स की, इसके फैक्टर्स की, इसके एलील्स की रेशियो। तो इसके अंदर आप देख सकते हो एक प्लांट है जो कैपिटल टी है, जिसका जीनोटाइप क्या है, कैपिटल टी, सो इट इज 1 इज टू। 2 प्लांट्स ऐसे हैं जिसके अंदर कैपिटल टी स्मॉल टी है, सो इज टू 2। एंड एक प्लांट ऐसा है जिसमें स्मॉल टी है, इज टू 1, सो इट इज 1:2:1। तो ये अच्छे से कर लो, ये एग्जाम में आता है। राइट द फिनोटिपिक रेशियो ऑफ मेंडल मोनोहाइब्रिड क्रॉस और द जीनोटिपिक रेशियो ऑफ मेंडल मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो फिनोटिपिक 3:1, जीनोटिपिक 1:2:1। अब अभी मैंने आपको बताया, मेंडल ने सोचा कि अब कुछ तो है, वो तो पता चल गया दैट देयर इज समथिंग, कुछ तो फैक्टर है। पर मेंडल को ये नहीं पता चला था कि वो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, डीएनए, आरएनए, इसमें से कुछ भी हो सकता है। क्योंकि जब गैमीट्स की स्टडी की जाती है तो गैमीट्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी थे, प्रोटीन्स भी थे, डीएनए भी था, आरएनए भी था, और भी मॉलिक्यूल्स थे। तो मेंडल को ये नहीं पता चला कि वो एक्चुअल में है क्या। उसकी स्टडी आपको नहीं करनी है, ये चीज आप 12th क्लास में डिटेल में करोगे अगर आप साइंस लेते हो तो, मेडिकल बायोलॉजी लेते हो तो। अदरवाइज आपको सिर्फ इसमें जेनेटिक्स ही देखना है। अदरवाइज ऑब्वियसली आपको ये तो पता है कि इट इज डीएनए, वो आप रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में भी पढ़ के आए हो, पर ये नहीं आप पढ़ोगे कि कैसे प्रूफ हुआ दैट इट इज डीएनए। सो बेसिकली मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया मोनोहाइब्रिड क्रॉस, वहां से उसने 2 लॉज बनाए। One is the law of dominance, another is law of segregation. ये लॉ क्या बताते हैं, ये लॉ बताते हैं that first is the law of dominance. Characters are controlled by discrete units called factors. मेंडल ने बोला कि ये जो करेक्टर है ये कुछ यूनिट्स है पेरेंट्स के अंदर, हर जनरेशन में, हर ऑर्गेनिज्म में कुछ है जो इन करेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है। वो क्या है ये तो नहीं पता, पर मेंडल ने उसको नाम दे दिया फैक्टर्स। इट कैन बी कार्बोहाइड्रेट, इट कैन बी प्रोटीन, इट कैन बी डीएनए, आरएनए, पता नहीं, तो मेंडल ने नाम दे दिया फैक्टर्स। सेकेंड थिंग मेंडल ने कहा फैक्टर्स अकर्स इन पेयर्स। ये जो फैक्टर्स है लाइक कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर ये कैरेक्टर हमेशा आपको पेयर में ही मिलते हैं। तो यहां से मैथमेटिकली उसने प्रूव किया था कि ये हमें हमेशा पेयर में ही मिलेंगे, अदरवाइज आपका ये आंसर कभी नहीं आएगा, ये जो ऑब्जर्वेशन थी वो नहीं मिलेगी। तो यहाँ से प्रूव हुआ कि हमेशा पेयर में होते हैं। थर्ड थिंग इज इन द हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल और हाइब्रिड। हेट्रोजाइगस का मतलब क्या होता है, दो चीजें होती है, वन थिंग इज होमोजाइगस, अनदर इज हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस होता है कैपिटल टी। अगर हमारे ये दोनों फैक्टर्स जो लिखे जा रहे हैं वो सेम है, लाइक कैपिटल टी, स्मॉल टी, इसको बोलते हैं होमोजाइगस। HOMOZYGOUS, होमोजाइगस। और अगर हमारे इस टाइप की कंडीशन है, एक डिसिमिलर पेयर है,
एक कैपिटल टी है तो दूसरा स्मॉल टी है, इसे बोलते हैं हेट्रोजाइगस। तो मेंडल का जो लॉ है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, वो क्या बोलता है कि एक हेट्रोजाइगस पेयर में, in the heterozygous individual the character is represented by two contrasting factors, जिसको अब हम एलील्स बोलते हैं। जिसको मेंडल ने फैक्टर बोला था, इनको अब हम एलील्स बोलते हैं। जिसमें से एक एलील, एक फैक्टर जो है वो डोमिनेंट होगा और जो दूसरे वाला होगा वो रिसेसिव कहलाएगा। जो एक्सप्रेस करेगा वो डोमिनेंट होगा और जो नहीं एक्सप्रेशन देगा वो रिसेसिव कहलाएगा। सो दिस इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो इस एक्सपेरिमेंट से मेंडल ने सबसे पहली चीज यही बताई थी कि एक डोमिनेंट होता है करेक्टर और दूसरा करेक्टर रिसेसिव होता है। नेक्स्ट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। दूसरी चीज मेंडल ने क्या बोली, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। उसने ये प्रूफ किया इस एक्सपेरिमेंट से कि जब भी अगली जनरेशन बनती है तो गैमीट्स फॉर्म होते हैं, और गैमीट्स बनने के टाइम पे ये जो फैक्टर्स होते हैं ये हमेशा सेग्रीगेट हो जाते हैं। आपस में जुड़ने से पहले, अगली जनरेशन में जाने से पहले, ये फैक्टर्स, ये एलील्स हमेशा सेग्रीगेट हो जाते हैं, हमेशा अलग हो जाते हैं एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। सो दीज वर द टू लॉज गिवन बाय मेंडल, जो मेंडल के इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस ने प्रूफ किए थे। बट उस टाइम पे एक प्रॉब्लम थी, ये बहुत पुराना टाइम था, और मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया इसमें इस टाइप से मैथमेटिकली रेशियोज थी, नंबर्स थे, तो बायो में इसको इतनी वैल्यू दी नहीं गई। उस टाइम पर मेंडल की बात किसी ने ज्यादा सुनी ही नहीं, कि पता नहीं क्या लिखा है, क्या बोला है, ये क्या कैलकुलेशंस है, ये तो मैथ्स मैथ्स जैसा मैथमेटिकल कैलकुलेशंस डाल दी है। तो उस टाइम पे मेंडल का काम इतना फेमस हुआ नहीं था। और जब ऑब्वियसली ये बहुत पुराना टाइम था, तो इंटरनेट और फोन और ये सब चीजें भी अवेलेबल नहीं थी, तो इतना ज्यादा मेंडल का काम फेमस नहीं हुआ था। बहुत सालों के बाद जब एक्सपेरिमेंट्स हुए और हमें पता चला कि लाइफ कैसे बनती है, कैसे अगली जनरेशन आती है, कैसे डीएनए की कॉपी बनती है, फिर वो अगली जनरेशन में जाती है, फिर एक्सप्रेशन ट्रेट्स आते हैं, कंट्रोल कर रहा है वो चीज, हर एक चीज को, उसके बाद इस चीज को प्रेफरेंस मिली थी। फिर पता चला कि इनडायरेक्टली मेंडल ने तो सब कुछ बता दिया था, जो अब हमें पता चल रहा है, जो डिटेल में आप मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस में आप ज्यादा समझ पाओगे कि क्या चीज की मैं बात कर रही हूँ, क्या डीएनए कैसे वर्क करता है, तो उसकी वर्किंग हमें डाई हाइब्रिड में समझ आएगी। तो उसके बाद जाके मेंडल का काम फेमस हुआ था, उस टाइम पर नहीं जब मेंडल ने ये सब कुछ बताया था। तो वहां से मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला गया, कि मेंडल ने इनडायरेक्टली हमें सब कुछ ही बता दिया था कि अगली जनरेशन कैसे बनती है, कैसे डीएनए कहाँ पे जाता है, वो सेग्रीगेट होते हैं जीन्स, एलील्स, और फिर नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं। सो बेसिकली दिस इज अबाउट द मेंडल मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इससे इंपॉर्टेंट, इससे लिंक्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, लाइक द जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड फ्रॉम टीटी एंड दिस विल बी, आपको क्रॉस करके दिखाना पड़ेगा। कैपिटल टी स्मॉल टी को सेपरेट करना, सेग्रीगेट करना, स्मॉल टी को सेग्रीगेट करना, और फिर अगली जो जनरेशन बनेगी आपको उसके वो ट्रेट्स बताने पड़ेंगे कि अगली जनरेशन कैसी बन सकती है। तो या तो वो कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगी, या स्मॉल टी, या आप करके देखो। विच अमंग द लिस्टेड टूल वाज यूज्ड टू स्टडी द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन पी प्लांट। ये जो 3 लॉज है ना, जो मेंडल ने 3 लॉज दिए थे, पहले 2 हमने पढ़ लिए, एक लॉ हम अभी डाइहाइब्रिड क्रॉस में पढ़ेंगे। इन तीनों को एक साथ बोलते हैं लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, राइट। तो इसमें से कौन सी चीज यूज हुई थी, पूनेट स्क्वायर। तो ये जो स्क्वायर्स मैं बना के आपको दिखा रही हूँ इसे बोलते हैं पूनेट स्क्वायर्स। When a breed of cattle with red coats is crossed with the same breed with white coat, all the offspring have coat with a mixture of red and white hair, a condition called roan. If roan cows were crossed with a red coated bull, the theoretical ratio of the offspring will be dash. इसको आपको करके देखना पड़ेगा। इसमें आपको लेटर्स को लिखना पड़ेगा,
जैसे सपोज व्हेन अ ब्रीड ऑफ कैटल विद रेड कोट, तो एक रेड कोट वाली कैटल है RR, यू कैन राइट क्रॉस्ड विद सेम ब्रीड विद व्हाइट कोट। व्हाइट ब्रीड को आप स्मॉल आर लिख सकते हो, पर आपको एक मिक्सचर मिल रहा है रेड एंड व्हाइट हेयर्स का। फाइन, इट मींस इसमें से कोई भी चीज हमारी डोमिनेंट नहीं है और कोई रिसेसिव नहीं है, और ऐसी कंडीशंस भी होती है। अगर हम लॉ ऑफ डोमिनेंस देखिए, जो मेंडल ने कहा था कि हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक डोमिनेंट होगा और एक रिसेसिव होगा, ये 100% ट्रू नहीं होता। बहुत सारे केसेस में, अगर आपको मैं एग्जांपल बताऊं तो हमारा ब्लड ग्रुप, हमारे ब्लड ग्रुप में हमारे ब्लड ग्रुप में जो AB ब्लड ग्रुप होता है, वो एग्जाम्पल है जिसमें कोई भी डोमिनेंट नहीं है, ना A करेक्टर डोमिनेंट है ना B डोमिनेंट है, दोनों ही एक्सप्रेशन दे रहे हैं। तो ऐसी कंडीशंस भी होती है। सो लॉ ऑफ डोमिनेंस इज नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लॉ, हमेशा एक्सेप्टेबल नहीं है, कहीं जगह पे ये वैलिड नहीं है, कहीं जगह पे हमें मिक्सचर्स मिल जाते हैं। पर अगर हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात करें ना, तो इस पॉइंट को भी नोट कर लो, दिस इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लॉ। ये लॉ कभी गलत नहीं है, ये हमेशा हमेशा होता ही है कि जब भी गैमीट्स बनेंगे, ये जो फैक्टर्स हैं वो सेग्रीगेट होंगे ही होंगे। अगर नहीं होंगे तो डिसऑर्डर्स आ जाएंगे नेक्स्ट जनरेशन में, तो इनको होना ही होता है, नहीं हुआ तो डिसऑर्डर है। ठीक है, सो ये दिस वन इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लॉ। तो पेपर में पूछ सकते हैं नेम द यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लॉ। तो आप इसको करके देखोगे, आपको यहाँ पे मिक्सचर मिल रहा है, तो आप कैपिटल R स्मॉल r मिल जाएगा, जिससे कॉल्ड रोन। और अगर आप कैपिटल R स्मॉल r को फिर क्रॉस करोगे विद रेड कोटेड बुल में अगेन कैपिटल R आ जाएगा, तो आपको नेक्स्ट जनरेशन क्या मिलेगी। तो बेसिकली वो आपसे ये पूछ रहा है कि कैपिटल R स्मॉल r क्रॉसेस विद कैपिटल R, तो आपको 1 रेड मिलेगा और 1 रोन मिलेगा। ठीक है, जिसमें कैपिटल R स्मॉल r रोन होगा, याद रखना कैपिटल R रेड होगा, और स्मॉल r आपको मिलेगा ही नहीं अगली जनरेशन में, वो व्हाइट होगा। राइट, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर अ डोमिनेंट एलील? इट गिव्स द सेम फिनोटाइप इन हेट्रोजाइगस एंड होमोजाइगस। मतलब कैपिटल T होता है तो भी वो वही एक्सप्रेशन देता है, कैपिटल T स्मॉल t होता है तब भी टॉल का ये एक्सप्रेशन आता है। तो विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर डोमिनेंट एलील हेट्रोजाइगस में हो या होमोजाइगस में हो, वो सेम फिनोटाइप देगा। कैपिटल टी भी स्मॉल बनाएगा, और स्मॉल टी भी, और कैपिटल T स्मॉल t भी टॉल ही बनाएगा। विच स्टेटमेंट about the genotype of organism is correct? Recessive phenotypes must be homozygous. This is correct. Recessive मतलब small t। Recessive expression आपको सिर्फ तभी मिलेगा जब वो homozygous होगा, जब small t होगा। अगर एक भी कैपिटल T आ गया तो recessive phenotype आपको कभी मिलेगा ही नहीं। तो recessive phenotype हमेशा homozygous होना चाहिए। डोमिनेंट वाला फिनोटाइप अगर है तो वो हेट्रो में कैपिटल T स्मॉल t हेट्रो में भी एक्सप्रेशन देता है। A recessive homozygote is crossed with heterozygote of the same gene. What will be the phenotype of the F1 generation? Recessive homozygote. आप रफ में लिख कर देख सकते हो, आइडिया से आप कुछ भी ले लो, कैपिटल T स्मॉल t ले लो। रिसेसिव होमोजाइगोट स्मॉल t को क्रॉस कर रहे हैं हम विद हेट्रोजाइगोट, मतलब कैपिटल T स्मॉल t से। तो अगर मैं कैपिटल T स्मॉल t और स्मॉल t को क्रॉस करूंगी तो मुझे नेक्स्ट जनरेशन में 50% डोमिनेंट करेक्टर मिलेगा, टॉल मिलेंगे, और 50% ड्वार्फ मिलेंगे। करके देखना क्रॉस। नाउ वी हैव the genotype of the height of an organism is written as capital T small t, but conclusion may be drawn. अगर हाइट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म जो है वो कैपिटल T स्मॉल t लिखा है तो मुझे क्या मिलेगा? देयर आर एटलीस्ट 2 डिफरेंट एलील्स फॉर द जीन ऑफ हाइट। अब एक्सप्रेशन टॉल का आएगा। अब जो इसमें हमें ऑप्शंस दिए हैं उसमें जो ऑप्शन ठीक है, जो कंक्लूजन ठीक है, वो क्या है कि एटलीस्ट 2 डिफरेंट एलील्स होते हैं फॉर द जीन ऑफ हाइट। If two parents have the genotype capital A, small a, the probability of having an small a genotype is 0. None of the above, क्योंकि ये कैपिटल A है। आप इसको सेपरेट करो, यहां से इसको सेपरेट करो, तो कैपिटल A स्मॉल a के साथ फ्यूज हो सकता है, ये कैपिटल A इस स्मॉल a के साथ फ्यूज हो सकता है, ये कैपिटल A इस स्मॉल a के साथ हो सकता है, ये कैपिटल A स्मॉल। तो हर कंडीशन में आपको कैपिटल A स्मॉल a ही मिलेगा नेक्स्ट जनरेशन में।
स्मॉल ए कभी भी नहीं मिलेगा, देन इट इज नन ऑफ द अबव. Assertion. Mendel chose a number of variety of garden pea as plant material for his experiment. Garden pea has well-defined character and was bisexual. Both the things are true and reason is the correct explanation. Mendel selected pea plant. Pea plant is cross-pollinating, unisexual. Unisexual नहीं होता है, bisexual होता है. So reason is not true. Right? ये गलत है, यहाँ पे रीजन भी आपका ट्रू नहीं है. The genetic complement of an organism is called genotype. Genotype is the type of heredity properties of an organism. जो जेनेटिक मटेरियल होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है, जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट और द मटेरियल ऑर्गेनिज्म, उसे जीनोटाइप बोलते हैं. दिस इज ट्रू. इज द हेरिडिटी प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, और वही वो करेक्टर्स देता है ऑर्गेनिज्म को. सो दिस इज ऑल्सो ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. A geneticist crossed two pea plant and got इतना percent tall, 50% dwarf. One plant was heterozygous tall and other was dwarf. तो ये आपको रिवर्स करके देखना पड़ेगा. आपको उससे नेक्स्ट जनरेशन बताई है कि 50% टॉल मिल रही है और 50% ड्वार्फ मिल रही है. तो एक प्लांट जिससे ये बना होगा वो हेट्रोजाइगस टॉल होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, और दूसरा स्मॉल टी होगा. क्या तब हमें ये रेशो मिलेगी? आप इसको फाइंड आउट करना और बताना. Dominant allele is an allele whose phenotype expresses even in the presence of another allele of that gene. It is represented with capital letter T. Both are true, but reason is not the correct explanation of assertion. अब जो क्वेश्चंस आपके सब्जेक्टिव वे में आ सकते हैं, लाइक डिफाइन हेरिडिटी. In pea plant, round seed is dominant over wrinkled. If cross is carried out between two plants, give answer of the following questions. Mention the genes for the trait of the parent. तो आप इसमें जैसे राउंड सीड डोमिनेंट है और रिंकल्ड उसने बोला है रिसेसिव है, तो आप राउंड को, कैपिटल आर को इसमें सिंबल लेटर यूज करोगे. तो आप क्या लिखो? जीन्स कौन से होंगे? राउंड सीड एंड ओवर रिंकल्ड. दो प्लांट्स में वो किया है तो कैपिटल आर, और रिंकल्ड के लिए होगा स्मॉल आर. स्टेट द ट्रेट ऑफ F1 हाइब्रिड. क्रॉस करके देखोगे तो आपको नेक्स्ट जनरेशन चारों प्लांट्स ही कैपिटल आर स्मॉल आर मिलेंगे, जैसे उसमें कैपिटल टी स्मॉल टी मिले थे. देन द रेशियो ऑफ F2 जनरेशन, फिनोटिपिक रेशियो 3:1 आएगी, जीनोटिपिक रेशियो 1:1, 2:1 आएगी. तो सेम उसी तरीके से ये क्रॉस होगा जैसे हमने अभी ड्वार्फ और टॉल को लेके किया था. बस यहाँ पे करेक्टर्स क्या है? राउंड सीड एंड रिंकल्ड सीड. क्रॉस बिल्कुल सेम होगा, उसमें कैपिटल टी स्मॉल टी ऐसे यूज कर रहे थे, इसमें कैपिटल आर स्मॉल आर ये सब यूज करोगे. नाउ दिस इज द होल एक्सप्लेनेशन. बताओ कि मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस को एक्सप्लेन करना है. ठीक है, डेमोन्स्ट्रेट विद एन एग्जांपल दैट द ट्रेट्स में बी डोमिनेंट और रिसेसिव. तो ये आप मोनोहाइब्रिड क्रॉसिंग से ही एक्सप्लेन कर सकते हो. और इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस डिनोटेड विद कैपिटल टी, शॉर्ट वाले को ये मिला तो अगली जनरेशन कैपिटल टी स्मॉल टी मिली. F2 जनरेशन इससे बनाई गई, तो इसको यूज करके लॉ ऑफ डोमिनेंस को एक्सप्लेन करो. तो बेसिकली आपको मेंडल मोनोहाइब्रिड क्रॉस को एक्सप्लेन करना है. इन अ क्रॉस बिटवीन plants with purple flowers and plants with white flowers. ये white flowers हो गए, ये purple flowers हो गए. F1 generation has all white flower, इसलिए उसने कैपिटल W यूज किया, क्योंकि F1 जनरेशन में उसने हमें क्या दिया है? white flowers मिल रहे हैं. अगर white और purple को क्रॉस किया जाता है तो white मिलने का मतलब है white is dominant, right? F1 जनरेशन को फिर सेल्फ पॉलिनेशन किया. F2 generation gave rise to 100 individuals, 75% white थे और obviously 25% पर्पल थे. तो वही सेम चीज है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, बस यहाँ पे टर्म्स चेंज कर दी, व्हाइट फ्लावर और पर्पल फ्लावर टॉल और ड्वार्फ की जगह. जो F1 जनरेशन मिलेगी उसमें कैपिटल W स्मॉल w ही जाएगा और वो हमारा ऑल व्हाइट होगा. और जब सेल्फ पॉलिनेशन करोगे तो आपको 3 प्लांट्स मिलेंगे जो व्हाइट फ्लावर्स देंगे, और एक जो स्मॉल w दिखाएगा
प्लांट वो पर्पल फ्लावर देगा। तो 75% व्हाइट होंगे, एक प्लांट 25% आपका पर्पल होगा। एंड सेकेंडली फिनोटिपिक रेशियो होगी 1:2:1, WW कैपिटल W स्मॉल w 2, एक स्मॉल w स्मॉल w। और जीनोटिपिक रेशियो होगी, सॉरी जीनोटिपिक 1:2:1 एंड फिनोटिपिक 3:1। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे मेंडल्स डाई हाइब्रिड क्रॉसिंग, हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, आप उसको जरूर देखना। तो आपको बहुत क्लियरली समझ आएगा कि बेसिकली लाइफ कैसे बनती है, क्या है जो अगली जनरेशन में जाता है, उसको मैंने बहुत अच्छे से उसमें एक्सप्लेन किया है। तो वो आपको हेल्प करेगा पूरे कॉन्सेप्ट को हेरिडिटी के समझाने में। तो अब वो थोड़ा सा बुक से थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, पर आपकी क्लैरिटी आ जाएगी आपको कि एक्चुअल में क्या हो रहा है, राइट। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। और प्लीज आपको अगर कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।